नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। देश और दुनिया में बसे तकरीबन 1.5 अरब भारतीयों के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हो गया है और इसके लिए भारतीयों को, भारतवंशियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार। 14 जुलाई 2023 का यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। श्रीहरिकोटा से अपराह्न 2:35 पर यह प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान मिशन 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक होते ही ये भारतीय और भारतवंशी खुशी के मारे उछल पड़े। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ऑर्गेनाइजेशन इसरो को इसकी कामयाबी का श्रेय दिया जाता है। इस मिशन की सफलता से बहुत कुछ जुड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह विकसित भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस मिशन से कई तरीके के मौके खुल जाएंगे। इन अवसरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को दौड़ने के लिए बड़ी खुराक मिलेगी। चांद पर खोज से जुड़ा हुआ यह मिशन धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत खास है, अहम है। सफल होने पर यह भारत को अमेरिका, रूस, चीन के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में खड़ा कर देगा। चंद्रयान जो 3 का प्रक्षेपण किया गया है सफलतापूर्वक, इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से इसरो के वैज्ञानिकों ने किया। और भारत के वैज्ञानिकों के लिए वर्षों से इस पर काम कर रहे वो जो महान वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको के न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से और के न्यूज़ की तरफ से और व्यक्तिगत मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि बात चाहे जो कुछ हो, लेकिन अंततः काम वैज्ञानिक ही करते हैं और वो वैज्ञानिक देश के लिए अपना सब कुछ भूल कर ये काम करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की जो सफलता है वो भारत के लिए एक तरीके से इनका जो पूरा डायनेमिक्स है वो पलट सकती है। यह अंतरिक्ष अभियानों में भारत की ताकत को दिखाएगा। अभी तक सिर्फ 3 देशों को चांद पर अंतरिक्ष यानों को उतारने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा। मिशन 2 3 साल पूर्व ये असफल हो गया था। उस वक्त हम सब भारतीय और हमारे वैज्ञानिक बिना निराश हुए लगातार अगले मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे और आज वह शुभ दिन आ गया। इस मिशन के साथ ही बड़ा एक आर्थिक पहलू यह भी जुड़ा हुआ है कि मौकों की तलाश में तमाम कंपनियां हैं और आंकड़ों के मुताबिक भारत की स्पेस इकोनॉमी 2020 तक 9.6 अरब डॉलर की थी। 2025 तक इसके बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाने के आसार हैं। भारत आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए भारत का आकाश खुल गया है। देश में तकरीबन 140 से ज़्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। इनमें स्काई रूट, सेटश्योर, ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर काम कर रही हैं जिनका रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होगा और आम जनजीवन आसान हो जाएगा। ये सवाल इससे हल होंगे। ये कंपनियां सैटेलाइट आधारित फ़ोन, सिग्नल, ब्रॉडबैंड, OTT से लेकर 5G और सोलर फार्म तक में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मौके तलाश रही हैं। भारत के स्पेस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए निवेशक और ख़ास तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां लालयित हैं। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार निजी सेक्टर का ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी मंशा से उसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह निजी सेक्टर के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को 4 चांद लगाएगी। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जहां तक चंद्रयान 3 मिशन की बात है जिसका प्रक्षेपण किया गया है, इसकी सफल लैंडिंग के लिए भारत में जो प्रयास किए गए वो निर्णायक हैं। यह न केवल देश को अंतरिक्ष खोज की दौड़ में बढ़त दिलाएगा, अलबत्ता अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान करेगा। रोजगार के मौके पैदा करने से लेकर निजी क्षेत्र में निवेश में बढ़ोतरी होगी। यहाँ तक कि तकनीकी प्रगति में चंद्रयान 3 मिशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सफल हो गया और अपने अंजाम तक पहुंच गया
तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गूगल जैसी कंपनियां पहले से ही भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप में निवेश कर रही हैं। ताज्जुब नहीं है कि अगर चंद्रयान-3 पूरी तरह सफल हो गया तो विदेशी कंपनियों की ओर से निवेश बेतहाशा बढ़ जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां जो हैं उनकी भागीदारी से स्टार्टअप व्यवसाय, नौकरी के अवसर तमाम सामने आ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास और इनोवेशन बढ़ेगा। अब बात करते हैं भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम में तेजी आएगी। इससे कोरोना की महामारी के बाद पिछले कुछ वर्षों से हजारों नौकरियां इसी क्षेत्र में पैदा हुई हैं, लेकिन पहले स्पेस इकोनॉमी पर ध्यान न देने के कारण ये संघर्ष करना पड़ा। आज इस क्षेत्र में ब्लू कलर और वाइट कलर दोनों तरह के लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। तो कुल मिलाकर आज जब ये यान प्रक्षेपित किया गया तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अंतरिक्ष में बहुत मजबूती के साथ में हैं, हमारी प्रेजेंस है, तो ये गर्व की बात है। सामरिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से बहुत तमाम अन्य तरह के जो आयाम हो सकते हैं वो हैं। लेकिन एक कॉमन मैन, आज हम लोग चर्चा इस बात की कर रहे थे अपने न्यूज़ रूम में कि एक कॉमन मैन को, आम आदमी खुश हैं, भारत ने ये उपलब्धि हासिल की, हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन भारत के एक आम इंसान को, एक कॉमन मैन को, एक गांव गली के आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आज हम बताने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। बहुत सारे देश में तमाम समाचार माध्यम हैं, मैं किसी की आलोचना और निंदा नहीं करता, ना ही करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें वास्तव में हमारे देश ने बहुत बेहतर की हैं, हमने झंडे गाड़े हैं, तो उन पर बात जरूर होनी चाहिए। बहुत सारी बेफालतू की चीज़ों पर बात करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं, लेकिन आज चंद्रयान मिशन 3 की बात जरूर करनी चाहिए हमको। और इसको कॉमन मैन से, आम आदमी से, गांव गली गरीब से जोड़कर इस अभियान को हम कैसे देखते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता भारत के लिए बहुत एक अद्भुत काया पलट जैसी स्थिति लाएगी। और कुल मिलाकर हम एक तरीके से ये देख रहे हैं कि भारत बहुत अन्य तरीक़ों से बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक तरीके से एक कायांतरण होगा, एक हमारी तमाम पूरी व्यवस्थाओं का, हमारी जो स्पेस साइंस है और जो इसरो है उसका निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योगदान है इसमें। कहीं कोई, और यूँ कहें योगदान क्या कहें, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द ही चल रहा है। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो के चीफ ने क्या कहा, और जो केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे थे, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष अभियानों के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, ये 2 बयान जरूर सुन लीजिए। See, Chandrayaan-3 is very important step. First, we did an orbital mission around Moon. We did an orbital mission around Mars, and we tried for a landing mission on Moon, but we couldn't do it the last time. So, landing this time is very important. Unless you land, you cannot actually take samples. You cannot land human beings. You cannot create moon bases. So, landing is one important step for further exploration. Indeed, a moment of glory for India, and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota, who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence.
तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत सारी उपलब्धियां हमारे हाथ लगी हैं, बहुत सारा आप देखेंगे तो कुल मिलाकर वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसका जश्न पूरे देश में होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल अभियान होता और कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें होता तो मुझे लगता पूरे देश में इसका जश्न मन रहा होता। इसका पूरे देश में जश्न होना चाहिए था। पूरा देश इस सफलता को आज सेलिब्रेट करता हुआ दिखना चाहिए था। शायद उस तरह नहीं दिख रहा है। तमाम लोगों ने ट्वीट किए हैं, प्रशंसा की है, तमाम राजनेताओं ने अपने अपने एंगल से इन पर चीज़ों को किया है। चंद्रयान की यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं। चंद्रयान 3 अपनी 3.84 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा पर अब निकल चुका है। उसे चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। LVM-3 रॉकेट ने इसे 189 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे छोड़ा गया है। अब आगे की यात्रा चंद्रयान 3 खुद करेगा। चंद्रयान 3 अभी सोलर ऑर्बिट यानी लंबे हाईवे पर यात्रा करेगा। 31 जुलाई तक ट्रांस लूनर इंसर्शन को पूरा कर लेगा। इसके बाद करीब 5.5 दिनों तक चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। चंद्रमा की बाहरी कक्षाओं में वह 5 अगस्त के आसपास प्रवेश करेगा। ये गणनाएं तभी सही रहेंगी जब सब कुछ सामान्य चले। ये सामान्य गणना है, जो आमतौर पर जो एज्यूम किया गया है, जैसी अपेक्षा की गई है, अगर उसके अनुसार सब कुछ चलता रहा तो ये जो मैंने बताया ऐसा होगा। कोई तकनीकी गड़बड़ी होने पर इसके समय में कोई परिवर्तन हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। हालांकि मेरी शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं और बधाइयां और आशाएं हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और ये सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेदेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। पिछली बार यही खामी हो गई थी कि वो जो लैंडर है वो अलग नहीं हो पाया था। यही प्रॉब्लम की वजह से चंद्रयान 2 असफल हो गया था। 100 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में ये लाया जाएगा। 23 अगस्त को डीबूस्ट यानी गति धीमी करने का कमांड दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। इसरो के मुताबिक सब ठीक रहेगा तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर होगी। इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। पिछली बार ये माना गया था कि उतनी ताकत ना होने की वजह से दिक्कत हुई थी। नए सेंसर लगाए गए हैं, नया सोलार पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल आधा किलोमीटर का चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी और इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के बीच ही रखा गया। यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। विक्रम लैंडर के इंजन पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर है। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजहों में एक था कैमरा, जो आखिरी चरण में एक्टिव हुआ था, इसलिए इस बार उसे भी सुधारा गया है। इस दौरान विक्रम लैंडर के सेंसर्स गलतियां कम से कम करेंगे, उन्हें तत्काल सुधारेंगे। इन गलतियों को सुधारने के लिए विक्रम लैंडर के पास 96 मिलीसेकेंड का समय होगा। इसलिए इस बार विक्रम लैंडर में ज़्यादा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना लगाए गए हैं, यानी कि गलती की संभावना ना के बराबर है। ये यात्रा ऐसे करेगा और कुल मिलाकर ये सफ़र कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सब कुछ ठीक चला तो इस तरीके ये सफ़र चलेगा। आपने एक मुहावरा सुना होगा या अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि किसी चीज़ को आसान बताना होता है तो कहते हैं कि इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। बहुत सारे लोग आजकल ये खूब चलन हो गया कि भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम भी जानते हैं इसे। दूसरे शब्दों में लें तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है रॉकेट साइंस। मनुष्य की दिमागी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रॉकेट बनाना, जो धरती के बाहर मनुष्य की बादशाहत को बनाए। यह क्षेत्र इतना ही कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका जैसे देशों में भी रॉकेट बनाना और उड़ाना सरकारी एजेंसी नासा का ही जिम्मा है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, अंतरिक्ष में जब उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं तो विभिन्न स्टेज के रॉकेट होते हैं, धरती से धरती के बाहर तक ले जाएंगे, फिर उनका काम खत्म, दूसरे का काम आरंभ। मनुष्य चंद्रमा तक इसी टेक्नोलॉजी से गया। सन 2000 से पहले इसके दशक में बाहर से आए एक बंदे एलोन मस्क ने बेसिक क्वेश्चन किया था कि हम
ऐसे रॉकेट क्यों नहीं बनाते जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सके? क्या तुक है कि रॉकेट धरती से अंतरिक्ष तक ले जाया जाए और फिर उसे नष्ट कर दिया जाए? ऐसा बनाओ कि जैसे हवाई जहाज, और ये रीयूजेबल हो, एक बार पैसा खर्च हो पर चले तो लंबे समय तक। यह आइडिया उस वक्त हास्यास्पद लगा था, इसकी खिल्ली भी उड़ाई गई थी। आफ्टर ऑल संभव तो अमेरिका सरकार, अगर ऐसा संभव होता तो अमेरिका, रूस, चीन कोई न कोई तो बना चुका होता। इस तरह के तर्क भी दिए गए होंगे, पर यह एक बंदा बोल रहा था हम ऐसे रॉकेट बनाएंगे, यानी कि एलोन मस्क, और जो हवाई जहाज जैसे होंगे, बार बार प्रयोग में आएंगे, ऐसा एलोन मस्क ने कहा था। मस्क ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया, एक कंपनी बनाई स्पेसएक्स, और समय के साथ अब काफ़ी हद तक रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 बना दिया गया है और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसे चमत्कार की तरह देखा जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से अब वाकई अंतरिक्ष यात्रा हवाई यात्रा जैसी ही हो जाएगी। अभी तक ह्यूज खर्च इसलिए आता था क्योंकि रॉकेट एक बार उपयोग में आते ही आने के बाद नष्ट हो जाता था। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी ऐसे ही लोगों के दिमाग से ही है जो नया सोचते हैं, एलोन मस्क जैसे, और फिर उसे करके दिखाते हैं। भारत भी अब थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन अंतरिक्ष जो एक्सप्लोरेशन है उसमें अब तेज़ी से बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आने वाले दशकों में वैश्विक ताकत निश्चित तौर पर होगी। अंतरिक्ष पर हमारा कब्जा होगा। सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, मौसम, यह सब अंतरिक्ष से गवर्न है। भविष्य में मनुष्य अंतरिक्ष में अपनी बस्ती बसाने की भी सोच रहे हैं। भारत में भी कम से कम सधे कदमों से इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं और आज ये मेहमान अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। इनका परिचय करा दूं। MPS विस्ट साहब हैं हमारे साथ, पूर्व निदेशक उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक्स देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर RK सिन्हा हैं, अध्यक्ष IAPTA IIT मद्रास, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर सिन्हा साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश चंद्रा, एक्स डायरेक्टर OTI, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, डायरेक्टर अशोका इंस्टीट्यूट वाराणसी से हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। थोड़ी देर में हमारे साथ अर्थशास्त्री और कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। मैं मंथन की शुरुआत प्रोफेसर बिस्ट साहब से करना चाहूँगा। प्रोफेसर बिस्ट, मैं आपके पास आ रहा हूँ सीधे। एक बहुत सारी तकनीकी बात हो सकती है, बहुत सारी तकनीकी भाषा हो सकती है। भारत के लिए ये इतने गौरवान्वित क्षण हैं, गौरव के क्षण हैं। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, हमारे दर्शकों की तरफ से बधाइयाँ, और करोड़ों करोड़ भारतीयों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारा नैतिक भी कर्तव्य है और अत्यंत प्रसन्न भी हैं हम सब कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि हमको मिली। लेकिन मैं आज जब कार्यक्रम लेकर आया तो आमतौर पर टीवी, मीडिया, इनके लिए इस तरीके की चर्चा करना बड़ा नीरस विषय होता है। ठीक है, जब रॉकेट का लॉन्च हुआ, प्रक्षेपण हुआ, उस समय हम सब ने दिखाया, लेकिन इस पर एक अलग एंगल से चर्चा करना लोग समझते हैं कि बहुत ये नीरस विषय है। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और मेरे बहुत ही रुचि का विषय है, इसलिए मैं इस विषय को आज अपने कार्यक्रम मंथन में लेकर आया हूँ। और लेकिन मेरा अप्रोच ये है कि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, एक गांव गली गरीब का आदमी है, उसको क्या फ़ायदा होगा, मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी। तो मैं एक तो इस चंद्रयान पर कुछ आप प्रकाश डालें, इस उम्मीद के साथ आपके पास आ रहा हूं, और इससे एक कॉमन मैन को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या कैसे उसका जीवन बदलेगा। प्रोफेसर बिस्ट। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जितने भी सम्राट व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं और आपके सुनने वाले दर्शक हैं जी, मैं अपने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आज के इस भारत के इस महान उपलब्धि के लिए। और जितने भी बड़े बुजुर्गवार बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं। दरअसल विषय बहुत आपने गंभीर लिया है, लेकिन गंभीर के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण भी है जो आपने शब्द कहा। वैसे तो आपने इसकी पूरी चर्चा, पूरी व्याख्या, सब कुछ बता दिया,
कि चंद्रयान मिशन है क्या, उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या दिक्कतें होंगी, क्या समाज हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें, बारीकियां जो हमारे आम जन के मतलब की हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, जब हम बात करेंगे तो लोग, मुझे लगता है कि दर्शक उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर हम बहुत साइंटिफिक बातें करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोरम अलग होगा। यहाँ पे मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करूंगा जो वास्तव में, जो आम जन के लिए इसकी उपयोगिता है इस साइंस की, जी उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि मैं एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ और विगत 35 सालों से उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जी और इस साइंस की जो उपयोगिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए इसलिए बन जाती है कि जहां कोई इंसान नहीं जा सकता, जहां हम लोग किसी भी हालत में असमर्थ होते हैं, वहां पे अल्टीमेटली हमारी ये साइंस काम आती है। जी इसका उदाहरण आपने विगत पिछले 2-4 सालों में देखा होगा और आजकल भी देख रहे होंगे। क्योंकि उत्तराखंड एक हमारा जो बहुत विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जी और यहाँ पे आम आदमी आम जगह पे, हर जगह पे पहुंचना उसके लिए संभव नहीं। आज पिछले 8 तारीख से लेकर और आज तक कंटिन्यूअस जो कि हैवी डिस्चार्ज, प्रेसिपिटेशन, ये सब हो रहा है। और पिछले आपने सुना होगा कि रेणी, तपोवन, जोशीमठ और ये सब चीजें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जी ये सब घटनाएं आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जी कौन सा ऐसा साइंस था जो अल्टीमेटली पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन इन टाइम पे हमारे जो प्रशासक है, शासक है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं, उनको दे पाया, वो था ये साइंस। और मैं अपने आप को बड़ा धन्यवाद समझता हूँ कि मुझे अपने उत्तराखंड के अंदर ये स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, लगभग जो हमारे 65 विभाग हैं उत्तराखंड, जी उन सब तक अपनी सहायता देने में मैं कतिपय कोशिश करता रहा और कहीं कहीं पर सक्सेस भी रहा। और लेकिन चूंकि हिमालय, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बहुत ही विकट और विषम भौगोलिक और जियोलॉजिकल कंडीशंस वाला प्रदेश है, कुछ चीजें यहाँ की जो बड़ी विषमताएं हैं, जो यहाँ की दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ आज भी स्पेस साइंस के आने के बावजूद भी कहीं कहीं पर हम फेलियर रहते, हम नहीं उस चीज तक पहुंच पाए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक पिछले 2021 की घटना का उदाहरण देना चाहता हूं, जो आपका रेणी तपोवन आपने सुना होगा, जी जी जिसमें कि एक ऋषिगंगा गॉर्ज में इतना बड़ा एक एवलांच और रॉक फॉल आया था, जी जिसने कि ऋषिगंगा को ब्लॉकेट कर दिया था। और उसके बाद लगभग जब वो टूटा तो 200-250 हमारे आदमी की जान माल के, और पूरा जो हाइड्रो पावर स्कीम है वो एनएचपीसी का वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डैमेज हो गया। मुझे मौका मिला था भारत सरकार के होम सेक्रेटरी और जितने भी देश के जितने भी महान वैज्ञानिक हैं, विभाग हैं, सबको उस बारे में अवगत कराने का अपने चीफ सेक्रेटरी महोदय के सौजन्य से। चूंकि मैं उस क्षेत्र में विगत कई सालों से काम कर रहा हूं और मुझे वहां की वस्तुस्थिति, भौगोलिक स्थिति का भली भांति ज्ञान है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पर हर आदमी का जाना संभव नहीं। ऐसे क्रिटिकल पोजीशन आ गई कि उपग्रह भी काम नहीं कर पाया। जी अब सोचिए कि ऐसी घाटी में जाके वो झील बनी, जो हम लोग कहते हैं ना, घाटी वी शेप होती है या यू शेप होती है या चौड़े फ्लैट आकार होती है, लेकिन वहां पे जो घाटी का आकार है, आप यकीन मानिए उसका एस टाइप का है। जी अब सोचिए कि जहां घाटी ही एस आकार की होगी, तो घाटी की तलहटी में जहां पे वो झील बनी है, अगर ये टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करना चाहें तो कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो सूर्य के किरण के ऊपर आधारित है। बहुत सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं।
कि ये जो रिफ्लेक्शंस हैं सन रेज का उस पे काम करता है। लेकिन अगर ऐसी जगह पे कंडीशंस बन गई है कि जहां न धूप है न डार्क अंधेरा है, if there is no light then there is no reflection, if there is no जी। reflection then there is no image, if there is no image then there is no science, we are blind, then what ultimate? तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए आपके जो पर्सनल तजुर्बे हैं वो भी कई काउंट होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा बिस क्या होगा? मैंने कहा सर ऐसी कंडीशन है कि अगर आप चॉपर भी वहां पे लेके जाते हैं तो चॉपर भी टर्न करने की जगह नहीं, बिल्कुल डीप गॉर्ज है और एस टाइप का है। और झील का पता करना, जब तक आपकी झील की वस्तु स्थिति का पता नहीं करोगे तब तक आप वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो उसके हजार्ड के बारे में साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनमें अभी साइंस वहां अप्लाई नहीं हो पा रही है। जो मिशन चंद्रयान की बात आज हम कर रहे हैं कि इससे कॉमन मैन को क्या फायदा होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैं प्रोफेसर आर के खन्ना IIT मद्रास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर खन्ना के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, इस जो मिशन है, एक तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसकी ऐसी कुछ चीजें बताएं जो एक कॉमन मैन को समझ में आए, एक आम आदमी को, और एक आम आदमी की भाषा हो, और उसमें आम आदमी अपने आप को इस मिशन में कहाँ खड़ा पाता है, गांव गली गरीब वो आदमी कहाँ खड़ा पाता है, कॉमन इंडियन। प्रोफेसर खन्ना। यस सर, देखिए चंद्रमा पर और चंद्रमा के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारी एक पुरानी क्यूरियोसिटी थी जी। कवियों ने इसे कई रूप से इसे दर्शाया है। मैं अभी 75 साल का होने वाला हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे चांद को देखकर एक अलग सा रुझान होता था। तो आम आदमी के लिए चांद के बारे में जानकारी जुटाना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम चांद पर उतर पाए, ये एक बहुत बड़ी एम्बिशन है आम आदमी की, कि हमारा भारतीय एक चांद पर उतर पाया। वैसे पहले दूसरे रॉकेट की सहायता से, रशियन रॉकेट की सहायता से राकेश शर्मा चांद पे उतर पाए थे, लेकिन कहानी ये है कि हम अपना चंद्रयान चंद्रमा पर उतार पाए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आम आदमी के लिए जी। इसके साथ जुड़ी हुई सारी टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल ऑफ रिमोट कंट्रोल फ्रॉम डिस्टेंस एटसेट्रा, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सारी टेक्नोलॉजी साथ साथ ग्रो करती, और इन टेक्नोलॉजी का आम आदमी की लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ने वाला है जी। हमारी साइंस जैसे जैसे डेवलप होगी, जैसे जैसे हम उन्नत करेंगे, आम आदमी की लाइफ भी उन्नति की तरफ बढ़ने लगेगी जी। हमारी लैंडिंग का हमारा जो मेन उद्देश्य है, लॉन्ग टर्म उद्देश्य मिशन का, वो ये है कि हम वहाँ पर चांद पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन डेवलप, परमानेंट बेस डेवलप करना चाहते हैं। वहाँ पर रहकर हम चंद्रमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करके बाद में हम चंद्रमा पर आदमी को भी मैन लैंडिंग भी करने की सोच रहे हैं। ये सारे मिशन में लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। हमारे साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारे यंग साइंटिस्ट को इससे जॉब मिलने वाले हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी। तो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है और दुनिया इसको बहुत तीखी नज़र से देख रही है कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। भारत, जैसा आपने खुद ने कहा, यदि हम इसमें सफल हुए तो भारत चौथा देश होगा दुनिया में कि जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। पिछली बार हमारी मतलब चंद्रयान 2 जो कि 8 में भेजा गया था, वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान जो 2 था, जो 22 जुलाई 19 में भेजा गया था, वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा।
लोगों ने उसे फेलियर डिक्लेयर किया, बट मैं उसे पार्शियली सक्सेस कहता हूँ, क्योंकि अभी भी हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, दैट वाज आवर बैड लक, लेकिन हमारा ऑर्बिटर अभी भी उसमें घूम रहा है और वो अभी भी हमारे इसरो से जुड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से कार्यरत है। और इस बार चंद्रयान 3 में हमें ऑर्बिटर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, और आम जनता इससे खुश है। आम जनता की लाइफ में असर धीरे धीरे नजर आएगा, लेकिन ये वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हमारी उन्नति से साथ जुड़े हुए हैं। अतः सीधे तौर पर तो हम अभी नहीं कह सकते कि इनका क्या फायदा होने वाला है, लेकिन भविष्य में ये सब हमारी क्रिया जो इसरो कर रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाएंगे, देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी निभाएंगे, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जी, थैंक यू। प्रोफेसर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रोफेसर खन्ना साहब ने निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, और बहुत सारे बदलाव आएंगे, ये हम सभी कह रहे हैं। और जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर खन्ना जैसे एक्सपर्ट इस बात की गवाही या इस बात की एक तरीके से पुष्टि कर रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत मिशन है, और अगर पूरी तरीके से ये सफल हो गया तो हमारा जीवन, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, संचार, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मंथन जारी रहेगा। ब्रेक से आ गए। इस बीच दो और मेहमानों का परिचय करा दूं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार अग्रवाल साहब रुड़की उत्तराखंड से जुड़े हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और अतुल अग्रवाल साहब अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वक्त देने के लिए। मैं अब दिनेश चंद्रा साहब के पास जाऊँगा। डॉक्टर दिनेश चंद्रा, एक्स डायरेक्टर ऑर्डिनेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी प्रोफेसर खन्ना साहब ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने एक बात कही कि जो पिछला चंद्रयान 2 था उसको सबने असफल मान लिया था, लेकिन खन्ना साहब कह रहे हैं कि वो आंशिक रूप से वो सफल भी है, असफल नहीं पूरी तरीके से। आंशिक उनका कहना था कि भाई अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चक्कर लगा रही हैं और बहुत सारे इनपुट्स हमको मिल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो ये चंद्रयान 3 है, अगर ये पूरी तरह सफल हो गया, जैसा हमने अपेक्षा की है, ऐसा सब कुछ हो गया, तो एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? किस तरीके के बदलाव एक आम आदमी, मेरा सवाल ही आज आम आदमी को लेकर है, और अतुल जी भी तैयार रहेंगे क्योंकि अब उनसे भी सवाल हम करेंगे, तो आर्थिक और इसी पे हमारा जो सवाल होगा केंद्रित होगा, कैसे कैसे चीज़ें बदलने की उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन है। डॉक्टर दिनेश चंद्रा। सारे दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इसरो के सारे वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये चंद्रयान 3 का जो है सफल प्रक्षेपण हुआ है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसकी लैंडिंग भी जो है वो सफल हो गई। जो आपने पहले सवाल किया था कि जो प्रोफेसर साहब ने चंद्रयान 2 की बात की थी कि वो फेल्योर नहीं है, वो फेल नहीं था, वो आंशिक रूप से सफल था। मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं, क्योंकि ये पूरी जर्नी का एक लास्ट पार्ट था कि जिसमें उसके लैंडिंग सिस्टम में जो है समस्या आ गई, और उसी को ओवरकम करने के लिए इस बार जो है सॉफ्ट लैंडिंग की व्यवस्था की गई है इस चंद्रयान 3 में। तो एक हम लोग जो है इसमें एक नया आयाम जुड़ा है, एक नई उपलब्धि एक तरह से कहें, अगर ये सफल इसका जो है लैंडिंग हो जाती है। तो दूसरा
आम मानव से जो जुड़े हुए बात करते हैं, तो मैं इस पे आपको एक कहानी बताता था। मैं 2008 में जापान में था, जब इंडिया ने, इसरो ने एक साथ 109 सैटेलाइट डिफरेंट ऑर्बिट में जो है प्रोजेक्ट किया था, फेंका था। तो वहां के लोग जो थे, देख करके ये न्यूज टीवी में इतने उत्साहित थे कि भारत जैसा देश 109 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित कर रहा है, तो इससे एक देश का जो मान बढ़ता है यहाँ से आगे, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं बहुत रोमांचित हूँ डॉक्टर साहब, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत रोमांचित हूँ आपकी बात सुनकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो ये आपका एक कंट्री का जो स्टेचर है वो दूसरे देश में पड़ता है। दूसरे ये है कि जितने, अगर अब की बार अगर सक्सेसफुल लैंडिंग होगी और उसके बाद लैंड रोवर जाएगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, वहाँ के जो सिस्टम है वहाँ को उसको स्टडी करेगा, क्या वहाँ के खनिज पदार्थ हैं, उसमें हो सकता है कोई रेयर अर्थ मेटल हो, कुछ रेयर ऐसी चीजें हो जो पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में हो, नॉन मात्रा या नहीं हो, और वहाँ प्रचुर मात्रा में हो, तो एक बहुत बड़ी आर्थिक उपलब्धि भी होती है। और तीसरी बात आप देखिए, जब कोल्ड वॉर का पीरियड था 1945 के बाद और 1990 के बाद, तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन लोग अपना स्पेस में दिखा कि रसिया ने स्पुतनिक छोड़ दिया तो फिर उन्होंने अपोलो किया, और इस तरह से, क्योंकि एक प्रतीकात्मक रूप से है कि आपको जो है, आप अगर स्पेस में इतने सक्सेसफुल हैं तो आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी सब, और ये डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी जो सबसे हाई क्लास की टेक्नोलॉजी होती है, और जब भी कोई टेक्नोलॉजी डिफेंस, सामरिक तौर पर भी भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। भारत का सामरिक सामर्थ्य बढ़ेगा, परसेप्शन बढ़ेगा कि भारत एक बहुत ही मजबूत देश है, ये बढ़ेगा। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी जो मैच्योर हो जाती है स्पेस में और डिफेंस में, वो एक बार बाद में आपको जो है सिविल मार्केट में भी आती है, उसको आप जो आम यूज की वस्तुएं हैं उसमें भी लगाते हैं, आप मशीन में लगा सकते हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं, तो उससे आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता और सर्विसेज की गुणवत्ता बढ़ती है। तो इस मामले में ये बहुत, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमें नहीं लगता है कि वो दिन बहुत दूर है जब यहाँ से टूरिज्म शुरू होगा चांद के लिए। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया बात कही, बड़ा सुन के अच्छा लग रहा है। बचपन में जब हम लोग मन बहलाना होता था तो अम्मा कहती थी देखो चंदा मामा, और ये कह के सुला देती थी, है ना, कि देखो चंदा मामा, ये चंदा मामा। और चंदा मामा दिखाने के लिए हम लोग का मनोरंजन बचपन में ही हुआ करता। आजकल के बच्चे तो पता नहीं चंदा मामा को देखे भी कि नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोगों की अम्मा चंदा मामा दिखा के हम लोग का मनोरंजन गाँवों में किया करती थी, दादी अम्मा ये सब करती थी। तो जैसा अभी प्रोफेसर खन्ना ने कहा ना कि चांद से भारतीय बहुत करीब रहे हैं, बहुत सारी लोगों ने चांद को लेकर प्रेम गीत लिख दिए, तमाम कवियों ने प्रेम कविताएं लिख दी, बहुत सारी चीज़ें लिख दी, अलग अलग उपमाएं दे दी। तो चांद हमारे दिलों के करीब हमेशा से रहा। चांद को हम देवता मानते हैं, करवा चौथ का एक त्यौहार होता है, उस दिन देश भर की महिलाएं पूजन करती हैं। तो चांद तो हमेशा हमारे लिए आस्था का विषय, प्रेम का विषय, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारा कोई घर का सदस्य हो, ऐसा भारतीय चांद को मानते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने कि वो दिन दूर नहीं जब हम चांद पर भी घर बनाने की सोचेंगे। बहुत सारे लोगों ने, अभी पिछले दिनों हमने देखा एक चलन 2, 4, 5 साल 10 साल पहले चला कि लोग चांद पर ज़मीन खरीद के किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, वो इस तरह का कुछ चला था बीच में। हालांकि वो सत्य था कि नहीं था, मुझे वो आज तक रहस्य है, लेकिन वो कुछ ऑनलाइन कंपनियां चांद पर भी स्पेस बेचने लगी थी। ये इस तरह की कुछ परिस्थितियां हुई। डॉक्टर साहब ने सामरिक दृष्टि से जो कुछ बदलाव आ सकते थे, जो कोल्ड वार का उन्होंने जिक्र किया, और जो 2008 का जिक्र किया कि जब वो जापान में थे एक साथ 109 सैटेलाइट छोड़े गए, तो एक तरीके से दुनिया में हलचल मच गई कि भारत अब बिल्कुल क्रांति करने वाला है। तो इस तरीके का भी हमारा मान सम्मान बढ़ता है। आपसे भी वही सवाल है कि एक तो अपना कुछ प्रकाश डालिए इस पर, इस अभियान पर, किसे कैसे आप किस दृष्टि से आप देखती हैं, और कुछ और क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा
अगर कुछ आप कहना चाहें तो। धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी पैनलिस्ट लर्नेड पीपल हैं पैनलिस्ट, उन सभी को मेरा नमस्कार। इस जो चंद्रयान 3 का लॉन्च है उसे हम एक भारत की आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया का एक सिंबॉलिक वो भी देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने अपने इंडिजिनियस एफर्ट से, अपने एफर्ट से अपनी टेक्नोलॉजी को एक दिखाया है पूरे दुनिया को, और पावर रिस्पेक्ट पावर, शक्ति का सम्मान करती है। तो इस तरीके से हम देखें तो एक इंडिया ने अपना एक ग्लोबल इमेज को और बिल्डअप किया है। ये हम हारे नहीं, हम 2019 में एक हमारा जो एक सिग्निफिकेंट एफर्ट था, जो पार्शियली फेलियर भले ही कह सकते हैं हम उसको, पर उसके बाद हम हारे नहीं हैं। हमने उसके बाद पूरी तैयारी से और इतने कम समय में फिर से एक जो एफर्ट किया है, हम अपनी मिस्टेक से, लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस को एक स्ट्रेंथ की तरह ले रहे हैं हम उसको एक, और डेफिनेटली दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल। हम सभी की पूरी प्रेयर्स हैं और हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये सक्सेसफुल होगा। और आप देखें तो ये एक पूरे हमारे जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और साइंसेस की कम्युनिटी है, उसको एक ग्लोबल इम्पैक्ट उसका होगा, डेफिनेटली होगा, और इससे बहुत नए इन्वेस्टमेंट्स होंगे। अब जैसे अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो पावर का आप जो उसके रेटिंग्स देखिए, तो इतनी स्मॉल रेटिंग्स का जो 50 वॉट्स एंड 748 वॉट्स के वो सिस्टम्स 15 दिन वहां चल रहे हैं, 1 लूनर डे में चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एफर्ट किया गया, इतने कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, कम्युनिकेशन की बेस्ट जो पीक्स पे मतलब हमने काम किया है, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, और उसमें करीब 15% ही कॉस्ट है जो इसरो की लगी है, बाकी तो रिमेनिंग तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक जो FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट सेक्टर्स में जरूरत है इसकी, वो हमारे एफर्ट्स को, हमारे टेक्नोलॉजी को, यहाँ के यूथ को, जो इंडिया एक यूथ का सबसे बड़ा एक सेंटर है, यूथ कंट्री है, तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व को दिख सकती है कि यहाँ पर एक इंडिया इज केपेबल ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क्स जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर रही है, एफर्ट्स कर रहे हैं। डेफिनेटली ये एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं पूरे विश्व के नजरिए में कि एक हम डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ डेफिनेटली स्टैंड कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर सारिका ने कही। मैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय के पास आऊँगा, आप एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने संकेतों में इस बात को कहा कि जब ये एक तरीके से वहाँ लैंड कर जाएगा चांद की सतह पर, और हमें अंतिम सफलता जब मिल जाएगी, तो भारत की इंजीनियरिंग को, भारत की टेक्नोलॉजी को, अभी ऐसे भी भारत के इंजीनियर और भारत के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, उनका लोहा पूरा विश्व मानता है, लेकिन फिर एक ऐसी स्टैंप लग जाएगी, इसका लाभ जो हमारे यहाँ से पढ़कर बहुत सारे छात्र दुनिया भर में जाते हैं पढ़ाई करने, या पढ़कर यहाँ से जाते हैं काम करने, तो उस क्षेत्र में बहुत बड़ी विश्वसनीयता क्रिएट होगी। एजुकेशन में किस तरह बदलाव देखते हैं इस चंद्रयान को लेकर आप, डॉक्टर साहब? देखिए दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं आपको कि आज इस समय बहुत सारे चैनल्स पर जहां लोग पॉलिटिकल बहस में आज भी व्यस्त हैं, और आपने बहुत ही एक ऐसा विषय आज चुना है कि उस पर आपने बातचीत करने का एक मौका हम सबको दिया। तो सभी पैनलिस्ट को मैं नमन करता हूं, और उसके साथ ही अपने तमाम वैज्ञानिकों को और इस अभियान के साथ जुड़े हुए तमाम डिपार्टमेंट्स को, पूरी सरकार को और तमाम वेंचर्स को, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने जो दुर्गेंद्र जी सवाल किया है कि एजुकेशन में क्या बदलाव आएगा, शिक्षा में क्या बदलाव आएगा, देखिए सब कोई भी जब नया काम होता है तो उसका कोई इंस्टेंट इम्पैक्ट उसका दिखाई नहीं देता। एकदम हम ये कहें कि एक कॉमन मैन को, एक स्टूडेंट्स को, टीचर्स को कोई ऐसा बहुत इंस्टेंट उसके साथ
कोई ऐसा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट उसको दिखाई देगा, तो वो नहीं होता। इट्स अ जर्नी, और कहते भी है कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो हमने अपनी यात्रा जो आरंभ की थी 2008 से, आप देखिए मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों का चांद के साथ जुड़ाव जिस तरह का साहित्यिक रहा, हमारे साथ चांद पर तमाम तरह की कविताएं लिखी गई, तमाम तरह के गीत लिखे गए, तमाम तरह की फिल्मों में उक्तियां आई, और हमारा एक जुड़ाव उसके साथ रहा। तो उसका एक धीरे धीरे कालांतर में हम देखें कि हमारे एक पुस्तक आती थी प्राचीन भारत में जिसको सूर्य सिद्धांत कहा जाता था जी। सूर्य सिद्धांत वो आज भी पूरे खगोल को दर्शाती है। उसमें तमाम तरह के सिद्धांत आज भी हम पढ़ते हैं। उस समय किस तरह से वो चीजें लिखी गई होंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। हमने दुनिया को जीरो दिया। मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स ना होता तो शायद ये अचीवमेंट हमें क्या विश्व के किसी भी देश को ना होता। तो बहुत एफिशिएंट बजट में कंपैरेटिवली नासा के बजट हम देखें या रसिया के बजट हम देखें, इस तरह के अभियानों के, तो हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम किया है बहुत कम बजट में। तो इससे मेरा मानना है कि एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे पहले एक उत्साह भरा है, एक उत्साह जो आ रहा है, जो स्टूडेंट्स के बीच है और एजुकेटर्स के बीच है, तो मेरा मानना है कि सभी एजुकेटर्स को, एजुकेशनिस्ट को, अपने स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी देनी चाहिए। उनको बच्चों के साथ एक जुड़ाव स्थापित करना चाहिए। इन अभियानों की जितनी भी स्टोरीज हैं वो 2000 मैं मानता हूँ 3 से, जब से इसकी स्वीकृति हुई थी अटल जी की सरकार से, और उसके बाद से 2008 का हमारा चंद्रयान प्रथम और 19 का चंद्रयान द्वितीय, तो ये सारी एक स्टोरी के रूप में कहानी सारे टीचर्स वो अपने स्टूडेंट्स को बताए, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी, प्राइमरी लेवल पर भी, और मैं मानता हूँ कि उच्च शिक्षा में भी। तो एक हमारे बच्चों का एक जुड़ाव होगा और उनकी जो कल्पना है उसको नए विंग्स लगेंगे, एक नई उड़ान उनको दिखाई देगी। कहा भी जाता है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज जी। तो वो एक उनके अंदर एक जो इस पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर जाने की एक कल्पनाशीलता है वो और ज्यादा पावरफुल होगी, और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि वो और नई चीजों को जानने के लिए तत्पर होंगे, आगे बढ़ेंगे, और उनके भीतर बहुत सारे प्रश्न पैदा होंगे। और जो प्रश्न पैदा होंगे तो मेरा मानना है कि उसी से कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स वो इस क्षेत्र को अपना करियर बना पाएंगे, फ्यूचर में वो आगे इसमें बढ़ पाएंगे। उस प्रकार की उनकी काउंसलिंग मैं समझता हूँ कि इतने यहाँ पर समृद्ध और बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार का लेखन करेंगे, वो इस तरह के आर्टिकल्स देंगे, इस प्रकार की डिस्कशन करेंगे, तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी एक स्पेस को जानने का, और खासकर इस चंद्रयान अभियान को लेकर जो मैं समझता हूं कि एक प्रकार से हमारा पूरा स्वदेशी अभियान है, इसको लेकर एक जो गर्व की अनुभूति हमारे शिक्षा जगत में आएगी, तो मैं समझता हूं कि उससे एक नई सोच पैदा होगी और हमारे स्टूडेंट्स इस फील्ड में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आतुर होंगे, आगे बढ़ने के लिए आतुर होंगे, और नए नए सेक्टर, जॉब्स के भी, नॉलेज के भी, टेक्नोलॉजी के भी इस अभियान से मैं मानता हूं कि वो खुलेंगे। और हमारा इसके माध्यम से, चूंकि मैं मानता हूं कि हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कल के वैज्ञानिक बनेंगे, वो कल के नेशन बिल्डर बनेंगे और वही तमाम चीजों को आगे ड्राइव करने वाले हैं। तो उनके साथ मेरा एक निवेदन भी है कि न्यूज के तमाम व्यूअर्स के साथ भी, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभियान को एक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोई पॉलिटिकल घटना होती है या कोई अन्य घटना होती है, वो एकदम ट्रेंडिंग हो जाती है, वो तमाम सोशल मीडिया पे क्या, तमाम तरह के न्यूज चैनल्स पे का एक जनता का, एक जनमानस का हिस्सा बन जाती है। तो इस प्रकार का हिस्सा बनाने में हम लोग इसको एक बिल्कुल ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर साहब आपने कि वास्तव में इसको भी ट्रेंड में लाना चाहिए और लगातार ही ट्रेंडिंग होनी चाहिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री अग्रवाल साहब जुड़े हैं, अतुल अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब के पास आ रहा हूँ। इस अद्भुत घटना से, मैं घटना ही कहूँगा, वैज्ञानिक घटना है अपने आप में, इस अद्भुत घटना से भारत की अर्थव्यवस्था पर निकट भविष्य में, आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कहता कि 2-4 दिनों में, अक्सर मैं जब आपको कार्यक्रम में बुलाता हूँ तो मैं अक्सर इस तरह के सवाल पूछता हूँ कि बताइए महंगाई के बढ़ गई कब ठीक होगी, तो मैं उस तरह के जवाब न चाह रहा हूँ ना आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कालांतर में आगे किस तरह से देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को, क्या कोई इसका असर पड़ने वाला है क्या?
सबसे पहले तो मैं सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और अपने सारे देशवासियों को आज जो चंद्रयान 3 का जो उसको सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है उसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज अगर आप देखें, अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से ही हमारा विश्व में एक स्थान बन रहा है और विश्व के जो बाकी के देश हैं वो हमारे साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी देश हैं, आज जैसे हम डिफेंस की बात करें, हम स्पेस की बात करें, तो उस टेक्नोलॉजी में जब हम इंडिया में अपना खुद मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट से जब चीजें नहीं बना रहे थे, हमें सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। आने वाले समय में मैं समझता हूँ जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो चीजें आज हम बाहर के देशों से खरीद रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है वो सारी चीजें भी हम अपने देशों में बनाएं। और जिस तरीके से बाकी के देश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे फॉरेन ट्रेड बढ़ने की संभावना है, तो आप समझे कि फॉरेन करेंसी का भी इनफ्लो बढ़ेगा। फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ने का मतलब ये है कि जो हमारा अभी फॉरेन डेफिसिट है, धीरे धीरे फॉरेन डेफिसिट कम होगा और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारे जो आम लोग हैं उन पर भी पड़ने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज से पहले हम देखें तो जब हमारे बच्चे या और बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते थे तो उनका एक ही मिशन होता था कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में वो ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी वो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। बट आपको बताऊं, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अरब कंट्रीज में, गल्फ में, दुबई में, यूएई में रादर, दे आर लुकिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया वेयर दे कैन गो एंड सेटल देयर कैंपस इन यूएई। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है एमिटी यूनिवर्सिटी का यूएई में कैंपस, और यूएई के बच्चे एमिटी यूनिवर्सिटी के यूएई वाले कैंपस में पढ़ते हैं। अब आप ये समझिए कि अगर आप व्यापारी हैं, इंडिया से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपने एक कैंपस हिंदुस्तान के बाहर खोला, तो उस कैंपस में भी जो इनकम होने वाली है वो भी हिंदुस्तान में ही आने वाली है। उसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी सरकार ने डिफेंस और स्पेस में प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री के लिए उन्होंने मन बनाया है, तो आप समझिए कितना रोजगार बढ़ने वाला है और कितना हमारा जीडीपी बढ़ने वाला है। तो सबका इफेक्ट हमारे आम आदमी पर आज नहीं तो कम से कम 2 से 3 साल बाद वो सारा इफेक्ट दिखाई देगा। हाँ, इमीडिएट इसका इम्पैक्ट आपको अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक बात है। बड़ी, और बड़ी, एक और बात इसमें बस कहना चाहूंगा, आप अगर देखें तो लगभग 2 से 3 साल पहले या 5 साल पहले बहुत सारे जो आम जनता होती थी उनके साथ बड़े धोखे और फ्रॉड हुआ करते थे। उनकी जमीन का लोकेशन कुछ और होता था और उनको कब्जा किसी और पर दे दिया जाता था, उसके बाद वो जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहते थे। अगर आप देखें सैटेलाइट की मदद से आज जब आपको अपना लैंड आइडेंटिफाई करना है तो सैटेलाइट की मदद से आज वो सरकार लैंड आइडेंटिफाई करके बताती है कि आपका ये वाला लैंड का पीस है, और उसके उस यानी कि जो एक गरीब आदमी है, एक आम आदमी है, उसको एग्जैक्टली पता है कि मेरा कौन सा पीस ऑफ लैंड है और वो उसी पर कब्जा ले रहा है। मतलब तकनीकी की वजह से जीवन में बहुत सारी सरलताएं हो रही हैं, बहुत सारी सुगमताएं हो रही हैं। मैं बिस साहब के पास जाऊंगा और इस अनुरोध के साथ में कि केवल 10 सेकेंड अब मेरे पास है। बिस साहब, जिस तरीके से आपने बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और आपने कहा कि बहुत सारे एरियाज हैं, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, जहां आपने बहुत लंबा काम किया है, वहां चाहे स्पेस साइंस हो, चाहे आप जितनी भी साइंस की बात करें, आप कह रहे हैं वहाँ साइंस अब जा ही नहीं सकती, बहुत जगह ऐसे दुर्गम इलाके हैं, वहाँ क्या करना होगा निकट भविष्य में, वो भी बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, आज तक हमारे भारत के इसरो ने लगभग 116 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च किए हैं और लगभग 86 लॉन्च मिशन भी हुए, और भविष्य में हमारा जो आदित्य और गगनयान, इस तरह के बहुत बड़े मिशन अभी हैं जो कि रास्ते में हैं, जिन पे अभी लगे हैं काम करने पे। बहुत अच्छी बात है, देश प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि जितना भी हमारे ये उपग्रह या जितने भी हमारे मिशन लॉन्च हुए हैं, जब तक उनकी एप्लीकेबिलिटी ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचेगी, तब तक अभी ये साइंस जो है ना, आम आदमी से बहुत दूर रहेगा। मैं देखता हूँ ग्रामीण अंचलों में, इवन उत्तराखंड के शहरी इलाकों में, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, उनको अभी तक पता ही नहीं है कि सैटेलाइट के जो इमेज होती है और आम फोटोग्राफ है उसमें क्या फर्क है। तो जब तक ये शिक्षा का प्रसार
उस ज्ञान को आपको दूर सुदूर अंचल तक नहीं पहुंचाना होगा, नहीं पहुंचा पाओगे, तब तक ठीक है कर रहे हैं काम, आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो एप्लीकेशंस क्या है? ठीक बात अब आप देखिए कि मतलब हमें मालूम है आज हम जो है किसान के जो वो बना रहे हैं, अपने कार्ड बना रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स हम उपग्रह के माध्यम से कर रहे हैं, आई नो, बट बहुत सारी आपने जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां आप दे रहे हैं और मन नहीं कर रहा कि मैं अभी इस कार्यक्रम को ख़त्म करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास समय की बहुत सीमा, और बहुत सारे आज कोण इस चर्चा से मिले हैं कि निकट भविष्य में हम लोग बहुत सारी चर्चाएं इस तरह की कर सकते हैं, कम से कम सप्ताह में एक बार तो इस तरह की चर्चाएं कर भी सकते हैं। बहुत अच्छी एक नया सोच भी इस कार्यक्रम ने दिया है। मैं प्रोफेसर खन्ना के पास जाऊँगा और अंतिम कमेंट, आखिरी टिप्पणी के लिए प्रोफेसर खन्ना के पास जाऊँगा। प्रोफेसर साहब, बिस साहब ने कहा कि भाई अभी ठीक है, आप कुछ भी कर लें, आप चांद में उतर जाएं, अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है, सीना चौड़ा हुआ गर्व से, और बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, लेकिन जो बात कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, तो अभी बहुत लंबा समय है जिसकी कल्पना हम और आप यहाँ बैठकर चर्चा में कर रहे हैं। फाइनल कमेंट मात्र 10 सेकेंड में मैं आपसे अनुरोध करूंगा। देखिए, हमें इमीडिएट, जैसा कई प्रोफेसर साहब ने कहा कि इमीडिएट हमें कोई लाभ नजर नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में ये सारी चीजें, ये टेक्नोलॉजिकल ज्ञान हमें ग्रास रूट पर ले जाएगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, वर्ल्ड रेटिंग हमारी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ सब आम आदमी की लाइफस्टाइल बदलने वाली है। कुछ समय लगेगा, समय का मैं कुछ सीमा नहीं बांध सकता, पर कुछ साल के बाद हमें नजर आएगा कि हमने क्या पाया, क्या खोया। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करना हमारा पहला उद्देश्य है, हमें चांद के बारे में जानकारी प्राप्त करना पहला उद्देश्य है, ग्लोबल लेवल पर हमारी टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करना हमारा पहला उद्देश्य है, और इसके साथ हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खन्ना, डॉक्टर दिनेश चंद्र साहब, प्रोफेसर सारिका श्रीवास्तव जी, अतुल अग्रवाल जी, राजकुमार उपाध्याय जी और बिस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, सभी यहाँ जो वैज्ञानिक, विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर लोग आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े थे, बहुत सारी चुनौतियाँ भी बताई। प्रोफेसर बिस ने कहा कि भाई आप ठीक है, आप चंद्रयान सफल कर लीजिए, चंद्रमा में उतार लीजिए, लेकिन जब तक ग्रास रूट लेवल पर ज्ञान नहीं पहुंचेगा, तो इन अभियानों के साथ में एजुकेशन भी ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। ये अभियान भी चलते रहें और शिक्षा का भी अभियान चलता रहे, तभी जिस क्रांति की हम अपेक्षा करते हैं इस तरह के अभियानों से, तभी क्रांति आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।